हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, एक रिजनेबल का ऐसा शेयर है जिसके बारे में लगातार क्वेरी आ रही थी और आज उसी को कवर करने जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर लोग परेशान हैं मार्केट के बारे में, तो प्लीज मार्केट के बारे में परेशान मत होइए। लगातार हम अच्छी वीडियो आप लोगों के डर को दूर करने के लिए बना रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। और अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं तो आप यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? आपके सामने एक एक वीडियो के थंबनेल पे लिखा हुआ है किस तरीके से प्रीसाइज वे में हम आपके लिए लर्निंग देते हैं बहुत ही कम पैसे में। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सुजलॉन की। 57 रुपीज के करीब का रेट है, 6 महीने में 30% के करीब गिरा हुआ है। अगर हम बात करें तो जैसे कि लास्ट 5 महीने में 45% गिरा था, लास्ट 1 महीने में 15% की रिकवरी हुई है। तो अब कहानी क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसको समझने के लिए कैसे समझा जाता है। सबसे पहले बिजनेस को समझा जाता है कि भैया धंधा क्या है, ऑर्डर क्या है, सरकार का सपोर्ट क्या है, कहाँ पर क्या चीज़ लैग कर रही है, मार्केट के सिम्टम्स क्या हैं, रिन्यूएबल में क्या हो रहा है। इन सब के मद्देनजर जब इतने पॉइंट पर आप आरएनडी करते हो तब निकालते हो कि ओके, शेयर अच्छा होगा या खराब होगा या आगे क्या चलेगा। तो उसको बिल्कुल बच्चों की भाषा में आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आप सीख सको और सिर्फ सुजलॉन नहीं, कोई भी शेयर आपका हो आप उसको इसी तरीके से, इसी नजरिए से देख सकते हो। लेकिन इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, 1 बाय 1 चीजों को समझना पड़ेगा, तभी आप डिसीजन ले पाएंगे, राइट। तो सुजलॉन को कई झटके भी लगे हैं क्योंकि कई ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। वो क्या है उसको भी हम बताएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज़, क्योंकि घबराना नहीं है बल्कि चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना है। तो सबसे पहले लीडिंग ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस प्रोवाइडर है जो कि इंड टू इंड विंड एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है बाय मैन्युफैक्चरिंग विंड टर्बाइन जनरेटर टू इंस्टॉलेशन सर्विस मेंटेनेंस, जिसमें हम वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। तो अब जब ये चीज समझा जाता है ना, तो किसी भी कंपनी का फिर रेवेन्यू देखने का कोशिश करो। जब भी कोई कंपनी कहे मैं ऐसा करता हूं ऐसा करता हूं, तो आप कहो ठीक, कोई बात नहीं, तुम करते हो ना, हम चलते हैं सच में रेवेन्यू देखने के लिए। तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू तोड़ते हैं, क्योंकि सेगमेंट वाइज रेवेन्यू तोड़ने से ये पता चलता है कि मोटी कमाई कहां से आ रही है। उसके बाद ही फिर नेक्स्ट स्टेप की एनालिसिस होती है। तो हम यहाँ पे पा रहे हैं कि 73% विंड टर्बाइन पार्ट से आता है और 27% ऑपरेशन मेंटेनेंस से आता है। यानी ये जो कह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। फिर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अच्छा तुम धंधा कहाँ कर रहे हो। तो अगर धंधा कहाँ कर रहे हो तो डोमेस्टिक सेल 94% का, यानी हिंदुस्तान में ये सबसे ज्यादा बेच रहे हैं, और बाकी कहने को छुट भैया की तरह 6% की कहानी इंटरनेशनल लेवल पे है। तो यानी अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि ठीक है, तुम कहते रहे हो कि हम विंड टर्बाइन कर रहे हैं, तो तुम्हारा मार्केट शेयर इंडिया में कितना है। करेक्ट है ना, क्योंकि मार्केट शेयर में तुम लीडर होगे तो तुम अच्छा कर पाओगे। तो यहां पर 31% मार्केट शेयर विंड टर्बाइन सेगमेंट में है, जहां पर रिलायंस, एनटीपीसी, जिंदल रिन्यूएबल्स, गेल, टोरेंट पावर, ओएनजीसी जैसे बड़े नाम जो है इनके क्लाइंट बेस हो गए। समझ रहे हो कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। मार्केट शेयर में गए, और मार्केट शेयर है तो तुम्हारे क्लाइंट कौन है, राइट। तो अब हम इसको प्रोडक्ट वाइज तोड़ते हैं कि भैया तुम्हारा कितना तरह का प्रोडक्ट है। तो 3 प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट में प्रोडक्ट के नाम है और उनकी ये बाइफर्केशन है जो आपके स्क्रीन पर लिख रही है, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर के तौर पे सिर्फ इसको देख लेना काफी है, तो इसमें आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। तो अब नेचर ऑफ बिजनेस में क्या है कि भैया मैन्युफैक्चरिंग करती है जहां पर हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये धंधा कैसा है, मतलब ये धंधे में पैसा खूब सारा लगता है या कम पैसा लगता है। क्योंकि अगर बहुत सारा पैसा लगता है तो फिर ये पैसा कहाँ से ला रहे हैं, पैसे को कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या कर्ज ले रहे हैं या कर्ज नहीं ले रहे हैं, इन सारे एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है भैया ये धंधे में बहुत मोटे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे लो ग्रॉस मार्जिन, यानी भैया मार्जिन उतना हैवी नहीं है, क्योंकि इनका ऑपरेशन कॉस्ट बहुत महंगा चला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत महंगा चला जाता है, एनर्जी एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत महंगा चला जाता है, और रॉ मटेरियल कॉस्ट महंगे होते हैं। यानी हमने आपको क्या सिखाया, अब अगला कदम ये सिखाया कि जब भी किसी का देख रहे हो तो उसके धंधे से उनका मार्जिन कैसा है, धंधे में मार्जिन कैसा है ये देखने की कोशिश करो, और मार्जिन कैसे निकालोगे वो दिखने की, और पैसे की। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर एक तो साला ये धंधा क्या हुआ, बहुत पैसा खोजता है, यहां पर हेवी कैपेक्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी क्या है हेवी डेट लिवरेज का यूज कर सकती है, जहां पर फाइनेंशियल कॉस्ट भी बिजनेस के ऑपरेशन प्रॉफिट को इफेक्ट करता है। अब एक तो धंधा में मार्जिन कम, ऊपर से आपको पता है कि इसमें पैसे बहुत लगते हैं और कैपेक्स के लिए भी पैसे की जरूरत है, तो कंपनी क्या करेगी, कर्ज लेगी या लीवरेज लेगी। अब कर्ज लीवरेज भी लेगी तो क्या होगा, इंटरेस्ट भरेगी, इंटरेस्ट भी भरेगी, तो एक तो लो मार्जिन का धंधा और उसमें भी उसी लो मार्जिन में से ब्याज भी भरेगी, तो वो क्या होगा, वो घटेगा। तो वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। मेरी कोशिश अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, और प्लीज हमें भी बताइएगा कि सर आपका ये तरीका मुझे पसंद आया, तो मैं आगे से इस तरीके से ज्यादा करूंगा। तो ये सेशन बहुत इंटरेक्टिव रहेगा और आपको मजा आएगा।
अब बात करते हैं कि भैया शेयर में जो गिरावट हुई उसके क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है तो आप हमारी फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास जॉइन कर सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है 9708094321 पे एकदम बच्चों की तरह सिखाते हैं, जैसे वीडियो में बताते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से। अब हम ये पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं कि गिरावट के पीछे क्या-क्या कारण है। तो उसमें पहला है चेंज इन मैनेजमेंट, जिसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर दिया। उस लेटर में उन्होंने क्या लिखा वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, बट हुआ क्या ये समझ लीजिए। आप इसको पढ़ना चाहें तो वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। 8 जून 2024 को, हम 2025 में खड़े हैं। याद रखिएगा, अब आप कहेंगे हमें जून में क्यों लगे? कभी भी किसी शेयर की एनालिसिस करते हैं ना, अभी क्या चल रहा है सिर्फ ये देखकर मत कीजिए। अभी क्या चल रहा है ये देखकर सिर्फ ट्रेडिंग होती है। इन्वेस्टमेंट में हमें पूरा 360 डिग्री देखना पड़ता है। इनके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे मार्क, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया, जहां पर उन्होंने गवर्नेंस इशू को हाईलाइट करते हुए कंपनी के ओवरऑल मैनेजमेंट और बिजनेस के ट्रांसपेरेंसी पर क्वेश्चन किया। यानी इनका कहना है कि भैया हमको कुछ सही नहीं लग रहा है, चीजें सही नहीं लग रही। इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इसके 3 महीने के बाद कंपनी के सीईओ चंद जी, जो कि 3 डिकेड से कंपनी के ओवरऑल अप एंड डाउन में सपोर्टिव थे। अप एंड डाउन क्यों? क्योंकि जिनको पता हो, एक जमाने में सुजलॉन मल्टीबैगर शेयर हुआ करता था, ड्यू टू अगेन इसी रिन्यूएबल के फोकस में सरकार का उस समय फोकस हुआ करता था। बट उसके बाद सरकार का ध्यान इस सेक्टर से हट गया था, तो ये कंपनी की वाट लग गई थी। ठीक है, तो इसीलिए ओवरऑल अप एंड डाउन कहा। उन्होंने भी अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया और कंपनी के गवर्नेंस इशू पर सवाल कर दिया। यानी दो इंसान, उसमें भी एक इंसान जिसने कंपनी के अच्छे और बुरे दोनों वक्त में साथ निभाया, वो भी साथ निकल गए। अब इस गिरावट में एक और रीज़न आता है कि सुजलॉन एनर्जी ने बताया है कि वाइब्रेंट एनर्जी से मिला 99 मेगावाट का ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। ठीक है, वहाँ पर दूसरे एक क्लाइंट है इनके 3MW सीरीज़ के लिए, वो भी ऑर्डर आगे न बढ़ाने का विकल्प चुना है। तो ये कई कहानियाँ ऐसी आ रही है कि नए ऑर्डर या तो कैंसिल हो रहे हैं या ऑर्डर बुक स्टेबल हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जहाँ पर अगर ये चीज़ें नहीं मिलती है तो शेयर ग्रोथ ही कैसे करेगा? अगर पैसा ही नहीं कमाएगी कंपनी तो शेयर ग्रोथ कैसे करेगा? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। उसके बाद आता है रिस्क हेवी अमाउंट इन फॉरेन करेंसी। ये क्या है इसको समझेंगे, पहले यहाँ पर आप देख लीजिए। लोन का पॉइंट ऑफ व्यू देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेड रिसेबल का पॉइंट ऑफ व्यू, अदर एसेट का पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पे 31 मार्च 2024 का डेटा है। यूएसडी में क्या है, यूरो में क्या है और अदर्स में क्या है। तो ये अमाउंट को याद रखिएगा। और अब मैं ये रिस्क को बताने की कोशिश करता हूं जिससे आप रिलेट कर पाओ कि मार्च 2024 फाइनेंशियल ईयर एंड में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1037 करोड़ था, जिसमें से 60% यानी 640 करोड़ फॉरेन करेंसी रिस्क से एक्सपोज था, जिसका ब्रेकअप करें तो 433 करोड़ यूएससी के साथ, आईएनआर 143 करोड़ इन यूरो और 63.84 करोड़ अदर फॉरेन करेंसी थे। इसीलिए हमने यहाँ पर यूएसडी, यूरो और अदर को बाइफर्केट किया है कि आप इस चीज को समझ सको। अब ये फॉरेन जो करेंसी का रिस्क हुआ, ये क्या हुआ? फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होते रहते हैं। तो हम हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, हमें पैसा करेंसी में चाहिए। अगर हमारा विदेशी करेंसी में रुपया है तो किसी भी तरीके से जो एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन आएगा वो ओवरऑल किस पे इंपैक्ट करेगा? हम पे इंपैक्ट करेगा, यानी हमारी कंपनी में, यानी सुजलॉन पे इंपैक्ट करेगा। ड्यू टू दैट रीजन क्या हुआ, ये भी एक है। तो जहां पर क्या हुआ कि जहां पर स्लाइट इंटरेस्ट रेट और फॉरेन करेंसी चेंज होने कंपनी के ऑपरेशन रिस्क और फाइनेंशियल कॉस्ट पर प्रेशर डाल सकता है, क्योंकि करेंसी रेट चेंज होगी तो अगेन फाइनेंशियल कॉस्ट पे ही प्रेशर आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब ये है इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, जहां पे अगर आप देखोगे तो ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ के कितना हो गया? 1830 करोड़। अब ये क्या होता है कि हमने माल बेचा, बट बेचने के बाद पैसा नहीं आया। तो अब सोचो कि आपकी कंपनी है, आप मार्केट में माल बेच रहे हो और पैसा नहीं आ रहा है, यानी उधारी में माल भरा है। ये कहाँ से अच्छी बात है? कहीं से अच्छी बात नहीं है, जबकि आपका सेल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ पर एक संशय आता है, कहीं माल बेचा जा रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, जो एक गवर्नेंस इशू का इशू आया। तो अंदर की क्या बात है किसी को पता नहीं, बट शक कैसे होता है या चीजें कैसे गड़बड़ होती है या कैसे किसी भी कंपनी में सोचते हैं, वो देखने वाली बात होती है और वो अलार्मिंग कंडीशन में होता है। और अगर आप गौर करो तो 22-23 एकदम ऑलमोस्ट सेम कहानी थी, बट कहीं ना कहीं 24 में खतरनाक लेवल पे जंप दिखा है। ठीक है, तो ये कहां पर इफेक्ट दिया? कैश फ्लो पे इफेक्ट दिया, जो यहां पर सीधा गिर गया। और मैंने क्या कहा, धंधे के लिए, वो भी ऐसा धंधा जहां पे इतना पैसा लगता हो, उसको चलाने के लिए पैसा तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वो क्या हुआ? वो अगेन इंपैक्ट आया। ठीक है, तो ये तो रीजन हुआ गिरावट का, बट इसमें एक और रीजन है। अगर आप देखे होंगे तो स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई तो सारे शेयर तो गिरे ही गिरे, बट यूएस प्रेसिडेंट का रिन्यूएबल के प्रति क्या हुआ? लगाव खत्म हो गया। और जब
उनका लगाव खत्म हो गया, वो कहे कि भैया हम अपने यहाँ के ही फॉसिल फ्यूल को ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम रिन्यूएबल के सपोर्ट में नहीं है। ट्रम्प चाचा ने जब ये बात बोली, तो आप जितने भी रिन्यूएबल कंपनी के शेयर जो हमारे इंडिया से रिलेट करते हैं, आप देखोगे कि उनके स्टेटमेंट के बाद लगातार गिरावट हुई। तो वो भी एक बड़ा इफेक्ट आया रिन्यूएबल के शेयर में। और कहीं ना कहीं सुजलॉन चूंकि उससे रिलेट करता है, तो आपको पता ही है कि भैया क्या होता है, जब नदी में तूफान आती है तो सारे चूहे एक साथ कूदने की कोशिश करते हैं। दिस इज द पॉइंट जहां पे हुआ। तो अब सवाल आता है कि नीचे से ऊपर की तरफ रिकवर क्यों हुआ। तो यहाँ पर एनालिस्ट लोगों ने अपसाइड रेटिंग के बारे में कहा है। तो मोतीलाल ओसवाल ने इनिशिएट किया कवरेज को कि भैया हम ये मानते हैं कि ऊपर जाएगा। तो आपको पता ही है, जैसे ही कोई ब्रोकिंग कंपनी पॉजिटिव शाइन देती है तो 1-2 दिन के लिए ऊपर जाता है, फिर कोई निगेटिव देती है तो 1-2 दिन के लिए नीचे जाता है, फिर बैक टू नॉर्मल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि रिसेंट क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं वो किस तरीके से। तो कंपनी के रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर 91% की ग्रोथ दिखी, प्लस इबिटा ऑपरेटिंग मार्जिन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 70% की ग्रोथ दिखी। ठीक है, इसका मेन रीजन है कंपनी के ऑर्डर बुक में ईयर ऑन ईयर क्या हुआ, 241% का मैसिव जंप दिखा। और कंपनी का रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या हुआ, स्टेबल रहा। जो मैंने कहा था ना कि इनके रॉ मटेरियल महंगे होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, तो ये स्टेबल रहा। तो इससे क्या हुआ, फाइनेंशियल कॉस्ट पे प्रेशर नहीं दिखा और प्रॉफिट जो है कैश फ्लो में कन्वर्ट। तो ये कहानी है। ठीक है, कंपनी के पास हाईएस्ट 15 गीगावाट जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। वहीं पर पीयर से कंपेयर किया जाए, सीमेंट के पास वो क्या है, कम है, और इनके पास सबसे ज्यादा है। प्लस सुजलॉन ने नेक्स्ट 2 से 3 साल के लिए 350 से 400 करोड़ का कैपेक्स का प्लान किया है प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, जो मैंने शुरू में कहा था। वहीं पर कंपनी के ग्रॉस मार्जिन जो कि 19.5% है, वो 22% तक ग्रो होने के चांस है। कब तक, 2027 तक, यानी आने वाले 2 सालों में ये ग्रॉस मार्जिन बढ़ने की बात है। तो अब ये तो हो गई अच्छी। तो रिस्क क्या है, तो रिस्क है कि भैया चूंकि इस तरह का ये काम ही है कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में अगर डिले होगा तो इम्पैक्ट कहाँ दिखेगा, रिजल्ट पे दिखेगा। और कंपनी के रिजल्ट खराब आएंगे तो वो इफेक्ट कहाँ दिखेगा, शेयर पे दिखेगा। रॉ मटेरियल के प्राइस चेंज होते रहते हैं तो उससे इफेक्ट कहाँ दिखेगा, कंपनी के प्रॉफिट पे दिखेगा। ठीक है, अगर सेल सही तरीके से नहीं आती है, टेक्नोलॉजी कुछ भी चेंज होती है, यूरोप चाइनीज मार्केट में विंड टर्बाइन इंस्टॉलेशन का कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो रिस्क है। तो अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो सुजलॉन का P 66 का और इंडस्ट्री P 51.4, यानी क्या हुआ, वैल्यूएशन बेसिस पर महंगा हुआ। पर कंपनी के पेट ग्रोथ एनुअली 50 से 60% के बीच में एक्सपेक्टेड है, और सेम ग्रोथ मेंटेन करने की अगर बात करते हैं तो वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा सकती है। सो इस बेसिस पर क्या हो सकता है कि हाँ, वैल्यूएशन सही हो सकता है। क्योंकि अगर हम इनके कॉम्पिटिटर में आइनॉक्स विंड देखें, सिमंस देखें, तो ये सब भी 66-70 के पी के पास चल रहे हैं। वहीं पर रिन्यूएबल सेक्टर में क्या हो रहा है, एक ट्रांजिशन फेज में, जहां पे सरकार कॉर्पोरेट क्लीन एनर्जी की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो अब आपके लिए क्या कहना, क्या पॉइंट आता है जो समरी है। अब मैनेजमेंट का कहना है कि हम लिमिटेड कैपेक्स के साथ नियर टर्म में, अब ये लिमिटेड कैपेक्स वर्ड यूज ध्यान रखना, क्योंकि 300 से 400 करोड़ का जो कैपेक्स होता है काफी बड़ा कैपेक्स नहीं है। अपने ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट भी करेंगे और इंप्रूव भी करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी ऑर्डर आ रहा है और टाइम से डिलीवर नहीं करेंगे तो क्या आप दोबारा ऑर्डर दोगे, आप दोबारा ऑर्डर नहीं दोगे ना। तो सेम कहानी है। तो जहां पर ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कंपनी अपने रिस्क को कैसे मैनेज करती है, क्योंकि महंगाई रोज बढ़ रही है, और महंगाई बढ़ेगी तो रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ेंगे, ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ेंगे। तो इन सब के अंदर कहां पर करती है। तो नेक्स्ट जो क्वार्टर के रिजल्ट होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिससे कि पूरी पिक्चर निकल के आएगी। यहाँ पर नीति आयोग ने मार्च 2024 में एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें विंड टरबाइन के लिए जो मेन सोर्सेज जैसे नेसेल, ब्लेड, टावर, कंट्रोलर, उसको भारत में बनाने की शर्त जोड़ी गई थी। और अगर ये नियम लागू होता है, यानी ये नियम लागू नहीं हुआ है, तो सबसे ज़्यादा फायदा सुजलॉन को होने वाला है, राइट। क्योंकि भारत का लक्ष्य 2030 तक विंड एनर्जी क्षमता को 100 गीगावाट तक लेके जाने वाला है। दिसंबर 2024 में ये सिर्फ 48 गीगावाट थी। और जो मोतीलाल ओसवाल हैं वो भी इसी चीज़ का फायदा के आधार पर इनके रेटिंग को बढ़ाए थे, जो मैंने वीडियो में बताया था। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जहाँ पे मैंने शुरू में भी बोला था कि सरकार के एंगल से चीज़ें होती हैं तो ये बहुत फ़ायदा देंगी। तो ये है सुजलॉन की कहानी भैया। बिजनेस क्या है, क्यों गिरा है, आगे मैनेजमेंट क्या कर रहा है, जहां पर नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आपको पिक्चर क्लियर करके देगा। तो कैसी लगी एनालिसिस कमेंट में बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा। डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन करके सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।